हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। शायद कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे कुछ वियर्ड बिहेव करते हैं उसके लिए हमें पेरेंट्स को जरूर समझाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इस केस में हम बच्चों को ज्यादा गाइड करते हैं। तो रादर देन बच्चों को हम पेरेंट्स को अगर गाइड करें तो बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए दोनों के लिए जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। इसी से रिलेटेड आज जो हमारे गेस्ट हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ और जल्दी से अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ है मीनू कौर चावला एंड शी इज वर्किंग एज सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एट एलन हाउस झांसी। तो चलिए बिना समय वेस्ट करे जल्दी से मिलते हैं मीनू मैम से। हेलो मैम। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड। वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। Thank you. Thank you so much, ma'am. बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड केयर, बहुत सारी चीजों को लेके। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। सबसे पहले आपसे आपका खुद का इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्योंकि इतनी मल्टी टैलेंटेड हो ना आप, तो वो मेरे को थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ आपके बारे बिल्कुल। माय नेम इज मिसेस मीनू कौर चावला और मैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल में सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर हूँ। प्लस आई एम पीजीटी इंग्लिश, वर्किंग देयर फॉर पास्ट 4 years नाउ। इसके अलावा आई हैव डन माय सर्टिफिकेशन इन एनएलपी। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनिंग विच टॉक्स अबाउट वर्किंग ऑफ ब्रेन। और ब्रेन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमारे बिहेवियर में नजर आती हैं, और वो ही बिहेवियर सबसे पहला सिम्टम होता है विच लेट्स अस नो कि कोई पर्सन को हेल्प की जरूरत है। आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर। मैं करियर काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं पेरेंट काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं चाइल्ड काउंसलिंग भी करती हूँ। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड ऑथर भी हूँ, और जब मैंने अपनी लाइफ की पहली बुक लिखी थी, क्योंकि मैं पेशे से एक टीचर रही हूँ बहुत लंबे साल, तो आई थॉट कि मैं अपनी लाइफ की पहली बुक टीचर्स के नाम पर करूंगी। और इसीलिए मेरी बुक जो है उसका नाम भी यही है, पोस्ट कोविड स्ट्रेस एंड मेंटल वेलनेस ऑफ अ टीचर। बिकॉज मुझे लगता है कि वो टाइम ऐसा था जब सबको कोविड वॉरियर्स की तरह फेलिसिटेट किया गया, पर किसी ने भी टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा। में। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने अपनी बुक भी टीचर्स को डेजिग्नेट करी है। और इसके अलावा मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, एंड मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फ्रीलांसर भी रह चुकी हूँ। ये है मेरी छोटी सी जर्नी। ये छोटी सी थी, मैं फिंगर्स पे काउंट कर रही थी, बट एक्चुअली ये बहुत बड़ी जर्नी है। एंड आपसे मोटिवेशन जरूर मिलती है कि इतनी सारी चीजें इतनी छोटी सी लाइफ में कैसे करी आपने। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में। सबसे पहले तो जब हम मैं खुद मदर हूँ तो मैं पहले बच्चों की बात करना चाहूंगी कि बच्चों में कुछ बिहेवियर अगर सिम्टम्स हमें दिखते हैं, वियर्ड बिहेवियर, कई बार अग्रेसिव होना, या मेनी अ टाइम्स दे आर टू लो, तो इसके लिए हमें बच्चों पे शाउट करना चाहिए या एज अ पेरेंट हमें एक सॉल्यूशन क्या रहना चाहिए? ओके। सबसे पहले, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, आप भी एक मदर हैं, तो वहीं से मैं वर्ड उठाती हूँ, पेरेंट। राइट। हम जब एक बच्चे को नरिशमेंट और नेचर एंड नर्चर करके जब बड़ा करते हैं, तब वो बच्चा एक मैच्योर अडल्ट में टर्न होता है। बट एक बात सोचिए, अगर मैं अगर ये पूरा क्लेम ले लूं कि नहीं, मेरी वजह से बच्चा बड़ा हो रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे को रेस करना हम कहते हैं पेरेंटिंग। जबकि इसकी ट्रू डेफिनेशन है, पेरेंटिंग की ट्रू डेफिनेशन है, हम हर दिन अपने आप को एज अ पेरेंट कैसे ग्रो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर ये सिर्फ बच्चे को बड़ा करना होता तो शायद इसका नाम होता चाइल्डिंग। या राइट। बट हम कहते हैं पेरेंटिंग। जस्ट बिकॉज आप देखोगे कि हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर आपके दो बच्चे हैं तो वो भी दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट बिहेवियर एग्जिबिट करते होंगे, जबकि दोनों बच्चे आपके हैं, अपब्रिंगिंग आपकी है। हर एक चीज जैसे आपने अपने बड़े बच्चे के लिए की होगी, वैसे छोटे बच्चे के लिए भी करी होगी। राइट। बट स्टिल दे शो सच अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ बिहेवियर। ना, फ्रॉम दिस कम्स कि, और हर उस बच्चे को, दोनों बच्चों को डील करने के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती हैं। तो हु इज इवॉल्विंग इन दिस प्रोसेस, योर चाइल्ड और यू? मी। यू आर इवॉल्विंग। दैट इज वाई जब आपका बच्चा कुछ ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जो हमारे हिसाब से एडॉप्टिव नॉर्म्स में नहीं आता है,
तो बजाय बच्चों पे शाउट करने के हमें चेक करना है कि हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पा रहे, कोई प्रॉब्लम है हमारे बच्चे को, और अगर है तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को समझ पा रही हूँ, और अगर समझ पा रही हूँ तो मुझे उसको एड्रेस कैसे करना है। बिल्कुल। तो ये पेरेंट काउंसलिंग हो गई है एग्जैक्टली, एक्चुअली, मतलब हम बच्चे को एग्जैक्टली। काउंसल नहीं करते हैं, पेरेंट को काउंसल करते हैं हाउ टू डील। यस, देखिए, काउंसलिंग दोनों को जरूरत है। कभी कभी हमें बच्चों को काउंसल करना पड़ता है, कभी कभी हमें पेरेंट्स को काउंसल करना पड़ता है, बट मैक्सिमम टाइम पे अगर मैं बात करूंगी, लाइक मैं एक टीचर भी हूं, मैं एक कोऑर्डिनेटर भी हूं, मैं एक मदर भी हूं। दैट मीन्स आई हैव स्पेंट गुड 20 years ऑफ माई लाइफ अराउंड चिल्ड्रन, और हर एज ग्रुप के बच्चों से मैंने डील किया है। सो नाउ माई पॉइंट इज दैट कि जब मैं बच्चों के साथ इतना इन डेप्थ डील कर रही हूँ, तो मुझे उनके अलग अलग चैलेंजेस नजर के सामने आ रहे हैं, और जब मैं हर एक बच्चे के लिए एक अलग वे कस्टमाइज कर रही हूँ उसको ठीक ट्रैक पे लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं अपना बिहेवियर भी तो चेक कर रही हूँ, एग्जैक्टली। इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि ओके, मेरे एक्स बिहेवियर से उस बच्चे का वाई रिएक्शन आया। बिल्कुल। तो जब मैं चेक कर पा रही हूँ कि मैंने एक्स रिएक्शन दिया था, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं सेल्फ काउंसलिंग कर रही हूँ। सो इसीलिए ये पेरेंटिंग एंड चाइल्ड काउंसलिंग दोनों पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, तो हमें आपके पास एज़ अ पेरेंट और हमें अपने बच्चे को भी लेके आना चाहिए कि कहीं न कहीं काउंसलिंग में उसके लिए भी हेल्प हो, राइट? एग्जैक्टली, लेकिन जैसे क्या होता है, सपोज कीजिए कि ज्यादातर कभी कभी पेरेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले टाइम दीजिए। रीजन, जब आप इसमें जब आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या किसी की भी काउंसलिंग करते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग होती है, कोई अथॉरिटेटिव होते हैं, कोई बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड होते हैं। और इस तरीके का सबसे पहले तो मुझे ये समझना जरूरी है कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है। इसीलिए फर्स्ट सेशन, प्रॉबेबली सेकंड सेशन में पेरेंट्स के साथ अकेला लेना पसंद करती हूँ, सो दैट मुझे पेरेंट का पूरा पेरेंटिंग फॉर्म समझ में आए। फिर उसके बाद बच्चे से भी अकेले मिलना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा कोई चैलेंज फेस कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने उसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। नहीं है। सो हाउ कैन आई फोर्स दैट चाइल्ड नो कि सामने बैठा के एंड दैट। सो फर्स्ट इज keep different sessions meeting with parents and with children, and then उसके बाद उनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं दोनों के साथ भी बात करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इवन मैं कहूँगी कि ये इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मीन्स मैं भी एक मदर हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आज मुझे क्लियर हुआ कि पेरेंट को भी उतनी ही ज़रूरत है। एक्चुअली, एक्चुअली। अब हम आते हैं एक वेलनेस के लिए, एक मेंटल हेल्थ होता है, राइट? तो मेंटल हेल्थ किस स्टेबल सिचुएशन में होता है, या हम कहें इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ? ओके, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी एक रीसेंट के कुछ हैपनिंग से। अभी हम सब ने, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर तरीके की अवेयरनेस हमको बताता है। अभी पीछे कुछ दिनों में मैंने कुछ 3 to 4 सुसाइडल केसेस के बारे में हाईलाइट किया था मेरे सोशल मीडिया पेज पे। एक्चुअली मैं फाउंडर हूँ टेलर्ड 979 की। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम टेलर्ड 979 क्यों रखा? तो टेलर्ड मतलब कस्टमाइज, जिसकी जैसे जरूरत है उसकी नीड के हिसाब से चीज को कस्टमाइज करना। एंड 979 बिकॉज 7th इज द डेट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, और 9th अनदर डेट है जो मेरे लिए दूसरी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। तो मैंने वो 7 को एक रिमार्केबल बेंच बना के 9 के बीच में क्लब किया है कि 7th समथिंग बैड हैपेंड टू मी एंड 9th आई वाज एबल टू कन्वर्ट इट इनटू गुड बाय गॉड्स ग्रेस। सो वहां से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे और सब पे मैंने काफी बात करी थी इस बारे में कि कितना पेनफुल है
यंग बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, राइट? तो जब हम ये यंग बच्चों के जब मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 25-26 साल के बच्चे की। अभी झांसी में रिसेंट एक बहुत यंग बच्ची ने सुसाइड कमिट किया है। तो जब हमको कभी कभी क्या होता है, हमें पता तब चलता है जब बच्चा कोई बड़ा कदम उठा लेता है, जबकि आप देखोगे रेड फ्लैग्स बहुत पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे अकेले हैं, आपसे कट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो अपनी दुनिया में ज्यादा लॉस्ट हो रहे हैं, उनके फोन्स पे अगर उनका टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले तो मेरा बच्चा बहुत बात करता था, बहुत वॉलेबल था, और अभी एकदम से साइलेंट हो गया, क्या हो गया? और हम कभी कभी सोचते हैं एज फैक्टर है, स्कूल का कोई टेंशन होगा, और हम बच्चे को बहुत मोटिवेशन भी देते हैं, बहुत तरीके की बातें भी करते हैं, बट वो शायद फर्स्ट रेड फ्लैग होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। और बच्चा जितना हमसे कटता चला जाता है, हम सोचते हैं कि ये कंपनी का असर आ रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा ना, हम कि आप कहते हैं किसके साथ रह रहे हो, बच्चे संगत का असर होता है। हम बोलते हैं ये गलत संगत का असर हो गया, इसके फ्रेंड्स खराब हैं, इसका यहाँ जाना बंद करवा दो, इसका वहां जाना बंद करवा दो, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम अपने बच्चों पे कर देते हैं। बट माय क्वेश्चन इज, क्या ये सही तरीका है? क्या बीइंग मदर मैं हर उस रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कर रही हूँ जो मेरा बच्चा नोइंगली, और वो नोइंगली नहीं दिखाएगा, मुझे खुद कैच करना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है कि ओके, ये बिहेवियरल चेंज आया है मेरे बच्चे में, और ये क्यों आया है, इसके रूट पे जाना इज व्हाट इज ऑल मेंटल हेल्थ अबाउट। ट्रस्ट मी ऑन दिस रविका जी, जब हम बात करते हैं फाउंडेशन ईयर्स की, जब हम बात करते हैं लेट्स से 6 मंथ से, जब बच्चे का ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, से लेके 3-3.5 साल तक की उम्र तक का, जब तक बच्चा आता है, वो इतना समझदार हो चुका होता है कि उसे पता है कि मुझे अपना काम किससे कैसे निकलवाना है। एग्जैक्टली, राइट? और यही वो टाइम होता है। आजकल पेरेंटिंग में क्या हो गया है, दोनों पेरेंट्स बिजी हैं, हमने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब इससे क्या होगा, मोबाइल पकड़ाने से ना एक बहुत सीरियस इलनेस आजकल आ रही है, दैट इज वर्चुअल ऑटिज्म। अब ये वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, आप ये सोच रहे होगे, राइट? जैसे मैंने एक छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा तो उसका अटेंशन स्पैन उस स्क्रीन में ही है। आप बुलाते रहो बुलाते रहो बुलाते रहो, बच्चा आपकी आवाज सुन के आपको रिप्लाई नहीं करेगा। बच्चे का विजन, बच्चे की हियरिंग उसे एक स्क्रीन टाइम में लिमिटेड हो गई है। और इस इम्पेयरमेंट को जब और इंक्रीज मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्चुअल ऑटिज्म, जो बहुत अलार्मिंग नोट पे है आजकल। क्योंकि हम लोग को लगता है कि बच्चे को बिजी रखना है, घर के बाहर नहीं जाए, मैं मेरा काम आराम से करती रहूं, सो लेट मी कीप माई चाइल्ड बिजी। सो मोबाइल का अलाउंस या टीवी देखने का अलाउंस। बायगॉन आर द डेज जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बच्चे दादा दादी नाना नानी और इन सब के साथ बात करते थे। अभी उनकी दुनिया ही स्क्रीन हो गई है। तो जब हम इतना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो फिर बच्चे की मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी बिगड़ेगी। एंड द पॉइंट इज दैट जब वो बिगड़ रही है, हमें रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, फिर भी हम उसे देख के इग्नोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। सो जब मैं बात करती हूँ मेंटल हेल्थ की, तो मैं बात करती हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की। फिजिकल हेल्थ के लिए तो सब बात करते हैं। कोविड के बाद तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपना खुद का डाइट प्लान नहीं बना लिया हो, वर्कआउट स्केड्यूल नहीं बना लिया हो, क्या कुछ नहीं कर लिया हो। बट कोविड के साथ मेंटल स्ट्रेस जो आया ना, अबंडेंस में आया, उसके बारे में किसी ने कभी भी उतनी बात नहीं करी। हम लोग सब विटनेस रहे हैं इस चीज के। 24 घंटे सारे फैमिली मेंबर्स साथ में हैं। पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो बच्चा देख रहा है, मारपीट हो रही है तो बच्चा देख रहा है। और वो टाइम था, सब अग्रेशन में थे, बहुत अग्रेशन में थे, क्योंकि एकदम से लाइफ शट डाउन हो गई। तो वो जो 6 मंथ्स टेरिबल निकले हैं, बिजनेसेस गिर गए, लोगों के काम खत्म हो गए, बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास लोगों की लाइफ में आए। अब उसकी वजह से कहने को तो कोविड चला गया, वो पेंडेमिक फिजिकल लेवल पे चला गया, बट जो मेंटल पेंडेमिक आया ना उसके बाद, अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टॉक एंड एम्फसाइज मोर ऑन मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली, तो मेंटल हेल्थ पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, फिजिकल हेल्थ पे भी इक्वली करना चाहिए, बट मेंटल हेल्थ इज समथिंग जहाँ पे हमें इंडिकेशंस मिलते हैं एंड वी शुड वर्क ऑन दिस। यस, आप देखो ना, हमेशा ये बोला जाता है ना कि वेलबींग आजकल डेफिनेशन टू लुक गुड से ज्यादा हो गई है वेलबींग के ऊपर।
हाउ गुड यू आर एट बिहेवियर, मतलब आप कितने, आप मोमेंट में कितना प्रेजेंट हो। हम लोग सब इस समय यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, शायद किसी का ध्यान यहाँ वहां, बैकग्राउंड में कितनी चीजें चल रही हैं, कुछ नहीं है तो मोबाइल, है ना। तो वो जो वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्शन हो गया है, प्रेजेंस ऑफ मोमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो हम हर उस एफर्ट की बात करते हैं जहां पे हम इंसान को पास्ट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करके प्रेजेंट मोमेंट के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, जब आपको आपके इमोशंस समझ में आ रहे हैं, आप उन्हें लेबल कर पा रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और आप उसको एक्सप्रेस करने का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ढूंढ पा रहे हो, दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि यू आर मेंटली एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। और जब जितना आप मेंटल वेलबींग में रहोगे, उतना फिजिकल वेलबींग तो इसका एक साइड इफेक्ट है। अब जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हो, राइट? मैं थोड़ा सा ऊपर आती हूँ। अगर हम नॉर्मल मीन एक अडल्ट की बात करें, तो कई बार उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि दे आर इल मेंटली, या कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उस पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए जब वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, तो बच्चों से तो हम करवा सकते हैं, बड़ों से तो इट इज वेरी टफ। टफ, या हम कह लें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अंडरस्टैंड करवाना कि यू आर नॉट वेल मेंटली। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? वंडरफुल। मैं अपने ऑडियंस को स्पेशली एड्रेस करना चाहूंगी, क्योंकि ये ना एक बहुत पेनफुल फैक्ट है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट द पॉइंट इज दैट कि हम सेक्सोलॉजिस्ट के पास तो बहुत प्राइड के साथ चले जाते हैं कि आई एम फील फेसिंग सम प्रॉब्लम, बट साइकोलॉजिस्ट की बात आते ही लोग बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं। सो फर्स्ट नोशन आई वुड वांट थ्रू योर पॉडकास्ट इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। A psychologist does not make use of some medicines or something like that. हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो थेरेपीज हैं, टॉक थेरेपीज है, और उसके अलावा बहुत, मतलब टॉक थेरेपीज तो मैंने वन ऑफ द एग्जांपल्स कोट किया। बात के जरिए फाइंड आउट करके क्या प्रॉब्लम है, इसमें मेडिकेशंस इंक्लूडेड नहीं है, जो साइकाइट्रिस्ट का काम होता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जैसा आपने कहा, एक्सेप्टेंस। प्लीज, accepting that I need help of a psychologist should be made absolute normal. मैंने कल एक रील डाली थी जिसमें मैंने लोगों से ये रिक्वेस्ट करी है कि पेरेंटिंग को सुपर पावर बनाना छोड़ दो। हम लोग बीइंग पेरेंट, हम अपने बच्चों को बोलते हैं गलती करना, पेरेंट तो गलती कर ही नहीं सकते। हमने कभी कोई गलती नहीं करी। और यहां से क्या नोशन शुरू होता है, बच्चों के दिमाग में आता है पेरेंट मीन्स सम सुपर पावर। तो अगर वो सुपर पावर है तो दे आर मेंट टू सैक्रिफाइस, दे आर मेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस, और उनसे हम हर एक वो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम एक सुपीरियर पावर से कर सकते हैं। डेफिनेटली बच्चों की एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से बिल्कुल गलत नहीं है, but parent का super portrayal of themselves is absolutely wrong. Rather, sit with your child and tell them to make mistakes is absolutely normal. हर एक से गलती होती है, मैंने भी गलतियां करी हैं, और let us learn from our mistakes. So वो learning को हम mistakes को हम learning template के जैसे अगर अपने बच्चों के सामने रखें। So यहाँ पे जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, या जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जब हम खुद ही अपने लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माने कि उन्होंने गलती करी है या उन्हें कोई हेल्प की जरूरत है। So first thing first is all those who are listening to both of us at this point of time, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, आप किसी दिन बहुत लो फील करते हो, किसी दिन बहुत हाई फील करते हो, आप लोगों से कट ऑफ होते जा रहे हो, एनीथिंग which has come to your behavior all of a sudden, please be vocal about it. There is no harm. Acceptance is the key to change. Exactly. Right? तो ये बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है एक्सेप्टेंस? एक्चुअली मैम देखिए, बच्चे जो होते हैं वो, हम उनके लिए एक रोल मॉडल है। देखिए, एक रियल वर्ल्ड चलती है, एक चलता है रियल वर्ल्ड। बच्चे बहुत अफेक्टेड होते हैं रियल वर्ल्ड से, राइट। सबकी दुनिया वहीं सिमटी हुई है कि मेरा रियल रोल मॉडल है, वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। एंड देन रियल वर्ल्ड में हमारे रोल मॉडल्स होते हैं हमारे पेरेंट्स। आई कैन नॉट टेल माई चाइल्ड रीडिंग इज गुड
जब मैं अपने हाथ में मोबाइल लेके स्क्रॉल कर रही हूँ। इफ आई हैव टू टेल माई चाइल्ड बेटा लेट्स रीड, सबसे पहले बुक मेरे हाथ में होनी चाहिए, फिर मैं मेरे बच्चे को बोल सकती हूँ कि बेटा चलो साथ में बैठ के रीड करते हैं। तो जब मैं एक्सेप्टेंस, मैं चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करे, बट एक तरफ तो मैं उसे ये सिखा रही हूँ कि बेटा प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बेटा गलती होती नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी करी नहीं। सो अगर मैं मेरे बच्चे को ये कह रही हूँ कि मैंने तो कभी गलती करी नहीं, तो मेरा बच्चा तो इस नोशन में जिएगा कि जो बात मैं इनके पास लेके जा रहा हूँ, तो इनको जब उसका आइडिया ही नहीं है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना? सो फ्रॉम देयर कम्स एक्सेप्ट, एंड ये एक्सेप्टेंस अपने बच्चों के सामने कीजिए। यस आई नीड हेल्प, your dad, your mom is a superpower, but remember superpowers also need some kind of energizer. Exactly. So right now I'm admitting that I need that energizer, and मुझे उस energizer तक approach करना पड़ेगा, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। टू गो लो सम डेज इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ बुरा नहीं है उसमें। एग्जैक्टली राइट। तो जैसा कि आपने बोला, मेरे को एक ऐसी थॉट याद आया कि चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू। एग्जैक्टली। आप बोलोगे तो वो नहीं सीखेंगे, बट आप करोगे तो आप, अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं उनके साथ, तो वो डाइनिंग पे खाएंगे। इट डजंट मैटर अगर आप सोफे या आप नॉर्मल अपने बेड पे बैठे हो, आप बच्चे से कहेंगे डाइनिंग पे जाके खाना खाइए। एग्जैक्टली। बिकॉज दे आर वॉचिंग यू, यू आर लाइक एवरीथिंग फॉर देम। एग्जैक्टली, वी आर रोल मॉडल्स। एग्जैक्टली, हम मिरर्स हैं जिसको वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, हमारी इमेज को वो रेप्लिकेट कर रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। अब मैं आपकी बुक के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि आपने बुक भी लिखी है, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आपने लिखा, क्योंकि बोलना सोचना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और उनको पेपर्स में लेके आना दैट इज अ वेरी डिफरेंट चैलेंज, बट आपने वो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब उस बुक के बारे में जानना चाहूंगी कि वो बुक है किस बारे में। ओके, ये बुक मैंने लिखी थी क्योंकि मैंने फील किया कि जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो बहुत सारे लोगों को कोविड वॉरियर्स का टाइटल मिला, और जो जस्टिफाइड भी था। अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद हम आज आप सरवाइव नहीं कर रहे होते, या हर वो क्लीनिंग स्टाफ, मैं बहुत तहे दिल से थैंकफुल हूँ हर उस एक इंसान की जिसने खुद को खतरे में डाला कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, बट स्टिल दे वर प्रेजेंट फॉर अस एंड दे शुड बी सेलिब्रेटेड, राइट? उनके सेलिब्रेशन से मुझे बहुत खुशी है। बट मुझे दुख इस बात का था जब स्कूल शट डाउन थे, जब टीचर्स, क्योंकि हम लोग लाइफ लॉन्ग हमने चौक और बोर्ड का यूज किया है, पेपर पेन का यूज किया है, अब एकदम से ओवरनाइट हमें चौक और बोर्ड और पेन और पेपर से आना पड़ा ऑनलाइन मोड पे। अब आप प्रॉब्लम सोचो कि एक्सपोजर तो था नहीं टेक्नोलॉजी का, हर एक के पास तो इतना एक्सपोजर नहीं था। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे भी रिमोट प्लेसेस पे भी टीचर्स थे जिन बेचारों के पास शायद स्मार्टफोन का भी एक्सेस नहीं था। अब ऐसे में सबकी एक्सपेक्टेशन कि स्कूल बैक टू नॉर्मल खड़ा हो जाए ऑनलाइन क्लासेस में। क्या सपोर्ट था? कुछ भी नहीं। टीचर को अपने जरिए खुद निकालने पड़े, वहां पे घर के काम चल रहे हैं, वहां पे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कंटिन्यूस शिफ्ट चल रहा है, हाइब्रिड मोड चल रहा है, एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वी हैड टू लीव एवरीथिंग एंड वी हैड टू बी प्रेजेंट एट स्कूल फॉर द स्कूल वर्क एंड ऑल। देन उनको किसी ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। हार्डवर्क ऑफ टीचर वेंट अननोटिस्ड उस कोविड टाइम पर। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं उस समय किसी और स्कूल के साथ एसोसिएटेड थी, एंड पेरेंट्स फीस के टाइम पर इस तरीके की बातें बोलते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं। बीइंग टीचर अपने आप में क्वेश्चनेबल बात लगने लग पड़ी थी। सो व्हाट आई फेल्ट कि इनका हार्डवर्क, इनका डेडिकेशन, इनका सेल्फलेस एटीट्यूड शुड बी सेलिब्रेटेड। सो उसी चीज से इंस्पायर होके मैंने लिखा पोस्ट कोविड स्ट्रेस एंड मेंटल वेलनेस ऑफ अ टीचर। मेरी बुक कहने को एक टीचर को डेडिकेटेड है, बट उसमें जो मैंने मेंटल स्ट्रेस से कोप करने की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हम सबकी लाइफ के लिए एप्लीकेबल है। एनी पर्सन हु इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, दैट बुक इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्सन। सो डेफिनेटली उसमें मैंने टीचर्स को सेलिब्रेट किया है, उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया है, बिकॉज आई कैन फील दैट पेन कि कितना पेनफुल होता है। एंड देन मतलब आज वो टीचर्स, मैं अपनी भी बात करूंगी, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता थी और आज मैं टेक्नोलॉजी लर्न के उस पॉइंट पे खड़ी हूँ कि वे यू टेल मी एनीथिंग एंड आई कैन डू लाइक एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो
टीचर्स के लिए बहुत अप्रिशिएटिंग था ये, सबके लिए है एंड जनरली मेरे को ये बुक कहाँ से मिल सकती है? आई वुड लव टू रीड दिस बुक। डेफिनेटली मेरी बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, मेरी बुक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अमेज़न पे आप जाके पोस्ट कोविड स्ट्रेस एंड मेंटल वेलनेस ऑफ अ टीचर टाइप कीजिए, माय बुक इज़ अवेलेबल देयर। तो आई विल बी श्योरली ऑर्डरिंग थैंक टुडे यू। सून। अब हम बात करते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं जो अभी आपने अपने कन्वर्सेशन में यूज़ किए थे, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। हाँ जी। ये दोनों सेम होते हैं? नो, they are very different. Please, my dear audience, it's a request, please understand this. Psychiatrist के पास पूरा मेडिकल सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है जिसके अंडर वो मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, wherein a psychologist cannot prescribe a medicine. I can help you, आई विल नॉट प्रेस्क्राइब यू एनी मेडिसिन। मैं आपके साथ थेरेपीज यूज करूंगी, मैं आपको जहां काउंसलिंग के थ्रू, रैपो बिल्डिंग के थ्रू, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं काउंसलिंग में जिनको एड ऑन करके मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक लेट्स से कोई यंग बच्चा ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है जो ड्रग एडिक्शन में, बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन में, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट को साथ में काम करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह खाली दवाई काम नहीं कर सकती और हर जगह खाली काउंसलिंग काम नहीं कर सकती। सो ये दोनों डिफरेंट एंटाइटीज हैं, इनके डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होता है, दे कैन नॉट बी ब्रॉट टुगेदर। हाँ, साइकाइट्रिस्ट काउंसलिंग जरूर कर सकते हैं अगर वो उसमें ट्रेंड है, बट साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन। एग्जैक्टली। तो ये दोनों डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कई बार ऐसा कोई केस आया हो कि आपने मींस एज अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिलके काम किया हो? सो फार तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, क्योंकि थैंकफुली मेरे पास लोग अब थोड़ा मतलब थोड़ा सा तो चेंज आया है लोगों में, लोग एक्नॉलेज करने लग पड़े कि यस दे नीड हेल्प। और बहुत सारे मेरे खुद के स्कूल के बच्चे समटाइम्स दे कम टू मी, मैम वी नीड काउंसलिंग, प्लीज मैम चलो, आई नीड टू टॉक टू यू। सो वहां पे मेडिकेशन की एज सच तो कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेट्स सी नियर फ्यूचर कब जरूरत पड़ती है। ओके। और अगर हमें काउंसलिंग चाहिए, मींस गोज़ फॉर किड्स, गोज़ फॉर पेरेंट्स, तो आपसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मीन्स हमारी ऑडियंस कैसे कनेक्ट कर सकती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू टेल, जैसे मैंने बताया, मैं करियर काउंसलर, सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ, मैं सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर हूँ, मैं सर्टिफाइड पेरेंट काउंसलर भी हूँ। सो ये रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड ऑल, क्योंकि मैं एनएलपी सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, तो उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। सो द फ्यूचर वेज टू अप्रोच मी आर, मेरा सोशल मीडिया हैंडल टेलर्ड 979, मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। And for better, like if someone wants to be connected, excuse me, at a deeper level, तो मेरा email address corminochavla10@gmail.com, they can write me there, or otherwise my contact number is present on my this social media I will also share platform. your contact number. Yes, yes, अब बात करते हैं, आपने कहा था पॉश ट्रेनर, yes. राइट? तो एग्जैक्टली पॉश ट्रेनर क्या होता है? एंड ट्रेनर से तो हम समझते हैं कि वेयर वी ट्रेन्ड पीपल फॉर समथिंग, तो क्या है ये पॉश ट्रेनिंग? ओके, एक अनफॉर्चुनेट सी चीज होती है कभी कभी, वो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, राइट? अब वो सेक्सुअल हरासमेंट जरूरी नहीं है कि बहुत हाईफाई मोड पे हो, कभी कभी किसी का बोला हुआ कोई डेरोगेटरी रिमार्क, कोई ऐसी चीज जो एक वुमेन के लिए ऑफेंसिव है, वो एक क्राइम है, राइट? और अगर वो क्राइम है तो पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट इट। पॉश एनेबलर, पॉश ट्रेनर्स जो होते हैं, वो एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंडर उन्हें एक पॉश कमेटी बनानी चाहिए। उस पॉश कमेटी में मेंबर्स होते हैं जो हर उस सेक्सुअल हरासमेंट के केस को एड्रेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो मैं वन ऑफ द पॉश सर्टिफाइड enablers हूं, एंड आई एम एसोसिएटेड विद डेफिनेटली माय ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी पॉश एनेबलर है, तो उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटी बनाने के अलावा
आप बहुत सारे अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल मेंबर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सी, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, हम सेक्सुअल हरासमेंट को सोचते हैं कि फिजिकल टच इज ओनली फिजिकल ऑफ दिस सेक्सुअल हरासमेंट, बट नो, passing derogatory remarks, complimenting a woman without her permission, most of the time, अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, this color suits you, your nail paint is looking amazing, your hairstyle is looking amazing. These all are unwelcomed compliments which a woman is not asking for anything. So any kind of sexual harassment at workplace comes under POSH Act, and उसके लिए vocal होना is what the POSH law does. So I am the enabled certified enabled trainer for that. तो इसके लिए ट्रेनिंग जनरली हम ऑफलाइन लेते हैं? नहीं, इसके लिए दोनों दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसके लिए आपको लॉ बैकग्राउंड से होने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस पॉइंट इज दैट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी थिंकिंग कि लॉ की बात हो रही है तो लॉ मतलब कुछ लॉ के साथ बैकग्राउंड होना चाहिए। सो नो, you can become a POSH enabler even if you're not into law practice. Okay, तो मतलब बुक की बात कर ली हमने, POSH ट्रेनर, और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपके। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा कि आज जो मैंने एक सिंगल चीज सीखी कि चाइल्ड के अगर बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसके लिए हमको वर्क करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये मेरे ख्याल से सब मदर्स, पेरेंट्स, एग्जैक्टली, आई विल नॉट एड्रेस मदर्स, पेरेंट्स के लिए ये होना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है तो यू शुड ऑल्सो गेट काउंसिल्ड, या आपको खुद को भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे अब हम हर चीज मतलब ये ना एक इंडियन सोसाइटी का एक हमारा बहुत बड़ा वो है कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो सारा ब्लेम माँ के ऊपर डाला जाता है, क्या करती रहती हो तुम पूरा दिन, देख नहीं पाती हो बच्चे को, नहीं देख पाती हो। बट माई पॉइंट इज दैट जब जितनी देर फादर की प्रेजेंस घर में है, अब मैं बात करती हूँ, सपोज कीजिए कि एक फादर कंप्लेन कर रहा है, मदर को कंप्लेन रजिस्टर करा रहा है कि हमारा बच्चा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता जा रहा है, तो मदर इज लाइक, पहली बात तो मदर तो बच्चे को सिखा नहीं रही है डिसरिस्पेक्टफुल होना, ब्लेम जाता है स्कूल के ऊपर, स्कूल में सीख रहा होगा, कैसे सीख रहा होगा स्कूल में टीचर्स तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। चलिए मैं कहती हूँ ठीक है, फिर भी टीचर्स आर सेकंड रोल मॉडल, हो सकता है कि किसी टीचर का कोई एक बिहेवियर पिक कराओ, बट जब वो बच्चा आ रहा है और जब वो देख रहा है, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे पापा मेरी मम्मी से किस तरीके से बात करते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, फादर का मदर को कहना, वेट देखा अपना, कितनी मोटी होती चली जा रही हो तुम, तुम्हें कम खाना चाहिए, और तुम नहीं, तुम रहने दो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत छोटे सेंटेंसेस है, सब उस पे हंस देते हैं, इवन हम भी हंस देते हैं कि हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। जो बच्चा वहां पे खड़ा होकर सुन रहा है ना, बच्चे के पास नोइंगली अननोइंगली ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है कि मेरी मम्मी इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर सकती, मोटा होना इस खराब, क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी को टाइम एंड अगेन ये रियलाइज कराते कि तुम मोटी हो रही हो और तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। अब यहां से लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, वो एक पिक्चर बना रही हैं कि टू बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, स्पेशली द सोसाइटी विच इज मेल डोमिनेटेड, मुझे अगर अच्छा दिखता है तो मुझे सबसे पहले दुबला पतला होना बहुत जरूरी है, वरना लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? अब यहां से जो डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट या जो लो सेल्फ इमेज का एलिमेंट आया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मदर रिस्पॉन्सिबल है खाली? नहीं, नहीं ना। हम सोचते हैं हम अपने बेडरूम में लड़ाई कर रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता, बच्चे को सब आवाज आ रही है, बच्चे को पता है। सो पॉइंट इज, आप हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर मतभेद है भी, इट शुड बी सॉर्टेड देन एंड देयर ओनली। और अगर वो होता है, कई बार मैं भी ह्यूमन हूं, मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई नहीं होती, बट देन इट इज ऑलवेज अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू कम एंड डोंट लेट योर चिल्ड्रन नो अबाउट इट। और अगर बच्चों को पता भी है तो बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना है कि अगर लड़ाई हो गई है तो आई एम गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट दिस पर्सन, नो, नॉट एट ऑल। सो ये छोटी छोटी बहुत, मतलब अगर मैं पेरेंटिंग पे बात करने आऊं तो शायद मुझे लगता है हमारा पूरा दिन निकल जाएगा इसी डिस्कशन में। सो ब्लेमिंग मदर ओनली इज नॉट द राइट थिंग। सिटिंग टुगेदर कि कहाँ गड़बड़ आ रही है एंड फाइंडिंग आउट एंड वर्किंग ऑन इट, व्हाट द ट्रू पेरेंटिंग इज, एंड यही अप्रोच को हम नाम देते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग का।
मतलब Exactly. जैसे मेरे और हमने और आपने जिस पेरेंटिंग के अंडर हम बड़े हुए हैं से लेके आज तक की पेरेंटिंग का जो शिफ्ट हुआ है अप्रोच हाँ, में, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग, जिसके लिए मैं काम करती हूँ। एग्जैक्टली। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है सुनने में, बट इसको डिस्क्राइब आप करेंगे? ओके, सो काउंसलिंग एक नीड बन चुकी है। काउंसलिंग हर एक अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करते करते कुछ ऐसा कह दूं या उस मोमेंट पे हम आए जहां पे मैं आपको जो देने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको एक्सेप्ट कर पाए, आई एम डन विद माई काउंसलिंग। सो काउंसलिंग बेसिकली इज trying to bring two people at that platform जहां पे one is ready to give, the other is ready to accept. So इसके बीच में ये गिविंग एंड टेकिंग के बीच का जो ब्रिज है ये बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूड करता है। सो काउंसलिंग इज ऑल अबाउट वेयर पीपल आर आई कैन नॉट डू से लेके हम उनको शिफ्ट कराते हैं, यस यू कैन डू, यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट। सो दैट इज व्हाट काउंसलिंग इज ऑल अबाउट, हेल्पिंग and making the person accept that yes I need help so that that life can be made better. ओके, तो अगर शॉर्ट में बोलें तो एक्सेप्टेंस प्लस दी पॉजिटिव वाइब्स जो हम पास ऑन करना चाहते हैं, या पॉजिटिव थॉट्स दैट आई कैन टेक काउंसलिंग, यहाँ तक का सफर होता है इम्पोर्टेंट। आई शुड टेक काउंसलिंग, कैन तो अपने आप आ जाएगा जब मैं एक्सेप्टेंस पे आ जाऊंगी। आई शुड, आई नीड काउंसलिंग, आई नीड हेल्प ऑफ समवन। मैं भी काउंसलर हूँ, कभी कभी मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत है, राइट? सो काउंसलिंग इज नीडेड बाय एवरीवन, देयर इज नो हार्म इन इट। प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट एंड बी वेरी वोकल अबाउट इट। यस, कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे हेल्प चाहिए उसके लिए, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे क्वेरीज थी, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन थे चाइल्ड अवेयरनेस और बिहेवियर्स को लेके। थैंक यू उन सबको क्लियर करने के लिए, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को इस सेशन से बहुत ज्यादा हेल्प मिले, और जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे या उनके फैमिली में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मे बी वो चेंज करें फॉर बेटर फ्यूचर, राइट? प्लेजर इज ऑल माइन रविका जी। इसमें मतलब यहाँ पे बिफोर वी एंड दिस आई वुड डेफिनेटली वांट टू अप्रिशिएट मिस रविका, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड में, मुझे भी रहते हुए ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो गए, बट मैंने किसी को नहीं देखा जो बुंदेलखंड के लोगों की स्पेशलिटीज, उनकी लर्निंग्स इतनी खूबसूरती से बाहर लेके आने की कोशिश कर रही हैं जितनी ये कर रही हैं। हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। मतलब सच में हम उस जगह पे रहते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई को हर दिन सेलिब्रेट करता है, और रविका मैम वो है जो झांसी की हर रानी लक्ष्मीबाई को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं वेयर यू कैन कम एंड स्पीक एंड स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूं, तो एक फीमेल दूसरे फीमेल को जब इतने ब्यूटीफुल वे से सेलिब्रेट करती है, सो एक एंडलेस फ्रेंडशिप में वो चीज कन्वर्ट होती है। सो थैंक्स टू यू रविका जी फॉर taking this initiative and for realizing कि झांसी needs such platform. Thanks to you. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। अच्छा लगता है जब हम इस प्लेटफॉर्म को सेलिब्रेट करते हैं, एंड इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास बहुत वेराइटीज, मींस मैं इतने सारे लोगों के साथ डील करती हूँ ना, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा प्लेजर है ऑफ कोर्स दैट आई एम लर्निंग एवरी टाइम अ न्यू थिंग। हर सेशन में मैं कुछ नया सीखती हूँ, एंड आई एम मेकिंग माई सेल्फ बेटर इवन। You are the best, not better but best. Yes, definitely. मैं भी आज यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के जा रही हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो भी करती आ रही हूँ। सो आई नो, मतलब आई कैन सी दैट वेरिएशन, मदर होने के बावजूद अपने प्रोफेशन, पैशन एंड हाउस होल्ड को इतना ब्यूटिफुली मैनेज करके जैसे आप चल रहे हो, दैट्स रियली ऑसम। एंड यही तो ट्रू फेमिनिज्म है। हम फेमिनिज्म की ट्रू डेफिनेशन अब एक्चुअली पिक्चर आउट कर पा रहे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। एग्जैक्टली। तो देखा आपने कितने सारे टॉपिक्स पे हमने बात करी, और अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दे नीड हेल्प या इवन यू नीड हेल्प, मैम इज अवेलेबल फॉर यू। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मैम से मिल सकते हैं, और इस हेल्प के लिए जरूर आगे आइए, क्योंकि वंस यू एक्सेप्ट कि कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉब्लम वही 50% सॉल्व हो जाती है। And thank you for watching everyone.